Hello ladies and gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज जो हम अपना ज्योग्राफी का लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, वो है हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर्स के ऊपर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स एंड उसमें हम अपनी गैसेस वगैरह भी देख लेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको गैसेस से। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी आपकी मेजर गैसेस आपको मिलेंगी, ठीक है। देखो पहले तो आप परसेंटेज वाइज पढ़ लो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलराइट, देखो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो आपकी प्रेजेंट है वो है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है, ये होता है आपका एटमॉस्फेयर में 78%, ठीक है। उसके बाद आपकी ऑक्सीजन, ये है आपकी 21%, ठीक है। फिर आती है आपकी आर्गन, आर्गन नोबल गैस है, ठीक है, आर्गन, ये आपकी लगभग 0.93% होती है, ठीक है। फिर होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2 आपकी प्रेजेंट है 0.03% आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एंड आपकी अदर गैसेस बाकी आपका परसेंटेज बनाती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में किसी गैस का वो है नाइट्रोजन का, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी, वो जैसा कि मैंने बताया वो अबाउट आपकी 0.03% है, ठीक है। फिर देखो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात स्टार मार्क करना इस पॉइंट को, CO2 इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। एंड ओपेक, ओपेक टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब क्या समझो, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ से सन की रेज आ रही है, ठीक है। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ना, उसके लिए तो आपकी CO2 ट्रांसपेरेंट है, यानी उसके लिए कोई भी बैरियर नहीं, बैरियर की तरह काम नहीं करती है CO2, सीधे आपकी सन की जो रेज है, ठीक है, वो आपके अर्थ के सर्फेस पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आ रही है, तो CO2 उसके लिए कोई भी बैरियर का काम नहीं कर रही है। उसके बाद क्या होता है ना कि अर्थ की लेयर, अर्थ के सरफेस से ये रेज रिफ्लेक्ट होती है वापस, ठीक है, इस तरीके से वापस रिफ्लेक्ट होती है। जब ये रिफ्लेक्ट हो रही होती है ना, तब इनका नाम होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ठीक है। बट ये जो आपकी CO2 है वो ओपेक है। ओपेक क्या होता है कि मतलब अपने अंदर से पास तो होने देगा चीज को, ठीक है, बट 100% नहीं पास होने देगा। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूशेंट, ओपेक। ऑलराइट, तो बेसिकली आपका ओपेक आप समझ लो एक धुंधले मिरर की तरह हो जाता है, क्योंकि पूरा साफ साफ उससे चीज पार नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है ना, CO2 इस तरीके से यहाँ पर CO2 प्रेजेंट रहती है। ऑलराइट, ये जो आउटगोइंग रेडिएशन है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसको यहाँ पर कुछ कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ अमाउंट वापस चला जाएगा, ठीक है, और कुछ अमाउंट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर CO2 के पार्टिकल्स ने, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसकी हीटिंग होगी, एटमॉस्फेयर में आपके हीट आ जाएगी, इसने हीट ट्रैप कर ली ना, तो आपका एटमॉस्फेयर गर्म पड़ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो आपकी CO2 है, ठीक है, उसको कहते हैं कि ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ठीक है, मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसीलिए इतना जोर दिया जाता है कि हमें फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल का जो यूज है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो एक कंसीडरेबल अमाउंट में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो जो आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, रिफ्लेक्टेड रेज है सनलाइट की, ठीक है, वो CO2 के पार्टिकल जब बढ़ जाएंगे तो वो ज्यादा ट्रैप होंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे अपने अंदर, ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा हीट ट्रैप होगी, ज्यादा वार्मिंग होगी हमारे एटमॉस्फेयर की। इसीलिए जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का,
वो स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल का बहुत ही एक्सटेंसिवली बर्निंग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल की, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 के पार्टिकल्स, CO2 का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये यही होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, कि बाहर से रेडिएशन आती है, फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जस्ट लाइक CO2, वो इसको ट्रैप कर लेती हैं और आपके एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की हीटिंग हो जाती है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो देखो, एक तो ये आपकी CO2 है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, CO2 आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इसके सिवा, CO2 के सिवा हमारे पास और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनके बारे में भी देख लो, उनके भी नाम देख लो। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक तो आपकी CO2 हो जाएगी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, मिथेन CH4 आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाती, ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, ठीक है। आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और आपके हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, इनको हम HCFCs भी कहते हैं, HCFCs, ठीक है। तो आपके CO2, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और आपके HCFCs जो है, ठीक है, वो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये भी हम बात याद रखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो, जो आपकी CO2 है ना, CO2 वो आपको एटमॉस्फेयर में कहाँ तक मिलेगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में किस एल्टीट्यूड तक, कितना आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे कि वहां तक आपको CO2 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर CO2 एंड वाटर वेपर, CO2 एंड वाटर वेपर आपको मिलेगा मैक्स टू मैक्स 90 किलोमीटर तक। जब आप अर्थ की सरफेस से 90 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, ठीक है, तो आपको 90 किलोमीटर पे लास्ट अमाउंट ऑफ CO2 एंड वाटर वेपर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद उस हाइट के ऊपर आपको CO2 नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आपको मैक्स टू मैक्स 120 किलोमीटर तक मिलेगी ऊपर, ठीक है, आप ऊपर की तरफ जाओगे एल्टीट्यूड, ठीक है, तो 120 किलोमीटर तक आपको ऑक्सीजन मिलेगी, 120 किलोमीटर के बाद आपको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स की। हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स भी तो हैं, ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स में आपका क्या आ जाएगा, स्मोक आ जाएगा, स्मोक, ठीक है, आपका ऐश आ जाएगा, पॉलन आ जाएंगे, सॉइल पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके सॉल्ट आ जाएंगे, तो ये बेसिकली आपका सब मिलके डस्ट पार्टिकल्स बनाते हैं। अब स्टार मार्क करने वाली बात ये है कि जो आपके डस्ट पार्टिकल की कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, वो आपकी सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, ठीक है। सो हायर कंसंट्रेशन, डस्ट पार्टिकल की हायर कंसंट्रेशन मिलेगी आपको कहां, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन्स में, टेम्परेट जोन्स में, ठीक है, एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके सब ट्रॉपिकल, ठीक है, एंड टेम्परेट जोन में जो विंड्स होती है ना, ठीक है, वो रिलेटिवली मोर ड्राई होती हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो आपका एसेशन और रीजन के फॉर्म में भी बोल सकता है, एसेशन दे देगा, सब डस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज हायर in subtropical and temperate zone as compared to equatorial and polar region। assertion बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, ड्यू टू मोर ड्राई विंड्स एज कंपेयर टू इक्वेटर एंड पोलर रीजन, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे रीजन क्या है इसका, ड्यू टू मोर ड्राई विंड्स, ठीक है, एज कंपेयर टू इक्वेटर एंड पोलर रीजन, ठीक है। सो ड्यू टू मोर ड्राई विंड्स एज कंपेयर टू इक्वेटर एंड पोलर रीजन। ऑलराइट, तो ये भी बात दिमाग में रखनी है। फिर एक चीज देखो, जो आपका क्लाउड फॉर्मेशन होता है ना, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बारे में बात देखो। क्लाउड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके डस्ट
एंड आपके सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है, दे एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, जो जिसे एफिनिटी हो पानी के लिए, जो बेसिकली पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो या फिर पानी को सोखता हो, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका डस्ट पार्टिकल होगा, लेट्स सपोज आपका डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, इसके चारों तरफ बेसिकली आपका वाटर वेपर जो होगा, ठीक है, वो इस तरीके से आके कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके चारों तरफ आपकी एक ड्रॉप सी बना लेगा, ठीक है, एक ड्रॉप बन जाएगी आपके 10 पार्टिकल के चारों तरफ, ठीक है, और फिर यही मिलके आपका एक पूरा इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके आपके क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन में डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। अराउंड विच वाटर वेपर condenses to produce clouds, ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, फिर इसमें आता है आपका वाटर वेपर, ठीक है, इसमें आपका एक कंपोनेंट आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो होता है ना, वो आपका एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ठीक है, अर्थ की सरफेस से आपको वाटर वेपर बेसिकली डिक्रीज होता हुआ मिलेगा, ठीक है, कम होता हुआ मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो वाटर वेपर के बारे में एक बात है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ठीक है, अर्थ के लिए। और अर्थ को ना तो ये बेसिकली ज्यादा गर्म होने देता है और ना ही ज्यादा ठंडा होने देता है, ठीक है। सो एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट अलाउइंग अर्थ neither to become too cold, ठीक है, nor too hot, ठीक है। ना ही तो ये अर्थ को ज्यादा गर्म होने देता है, ना ही अर्थ को ज्यादा ठंडा होने देता है। इसी के साथ साथ ये आपकी जो एयर है, ठीक है, उसको भी स्टेबल और बेसिकली अनस्टेबल बनाने में मदद करता है, ठीक है। सो ऑल्सो कंट्रीब्यूट to the stability and instability in the air, ठीक है। तो ये दोनों बातें हमें दिमाग में रखनी है कि ये दोनों काम जो होते हैं वो वाटर वेपर के होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो हम बात कर लेते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स की, एटमॉस्फेरिक लेयर्स की, ठीक है। तो देखो आपकी बेसिकली 5 लेयर आपको एटमॉस्फेयर में मिलेंगी, ठीक है। पहली आपकी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मीजोस्फेयर, चौथी है थर्मोस्फेयर, और सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसे हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो जब आप अपने एटमॉस्फेयर में, ऐसे ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ऊपर की तरफ जाओगे ना, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाने पे आपकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, ऑन गोइंग अपवर्ड, ठीक है, ऊपर जाने पे आपकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने पास पास हैं, ठीक है, वो ऊपर जाते जाते इस तरीके से दूर होने लगेंगे। अब ये दूर दूर हो जाएंगे इस तरीके से पार्टिकल्स, ठीक है, ऊपर ऊपर जाते जाते नीचे पे आपके काफी क्लोज होंगे। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है वो आपके अर्थ के सर्फेस के नियर पाई जाती है, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे पार्टिकल्स जो है वो दूर 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 इस तरीके से होने लगेंगे, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना, डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग अपवर्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स में आपकी ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। देखो जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, वो उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो आपको पोल पे, जो आपका पोलर रीजन आपकी अर्थ है, ये पोल है और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो पोल पे आपको ट्रोपोस्फेयर की हाइट मिलती है 8 किलोमीटर तक, ठीक है, 8 किलोमीटर तक आपको आपकी ट्रोपोस्फेयर मिलेगी, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इक्वेटर पे, ठीक है, तो इक्वेटर पे आपको मिलेगी लगभग 18 किलोमीटर तक, ठीक है। यानी इनका जो एवरेज चलता है, एवरेज हाइट माने अपनी ट्रोपोस्फेयर की वो 13 किलोमीटर बैठती है। सबसे कम होती है पोल पे और सबसे ज़्यादा होती है इक्वेटर पे, ठीक है। फिर देखो स्टार मार्क करना पॉइंट को। थिकनेस की बात करते हैं हम ट्रोपोस्फेयर की, थिकनेस, ठीक है। तो जो ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस होती है ना,
वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोलर रीजन। ठीक है, क्योंकि ना जो आपके इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर पे जो आपकी हीट होती है, ठीक है, इस तरीके से आपका ये इक्वेटर है यहाँ पर, ठीक है, इक्वेटर का मैंने यहाँ पर इक्वेटर की ट्रोपोस्फीयर बनाई है, ठीक है, तो जो आपकी इक्वेटर है ना, इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पर जो हीट करंट उठेंगे ना, इस तरीके से हीट उठेगी, ठीक है, हीट ऊपर की तरफ जाएगी, गर्म हवा, ठीक है, वो ज्यादा हाइट तक पहुंचती है, वो ज्यादा ऊपर तक जाएगी एज कंपेयर टू आपका पोलर रीजन। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके इक्वेटर पे स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट पाए जाते हैं जो कि आपके हीट को ज्यादा हाइट तक ले जाते हैं एज कंपेयर टू पोल्स। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मोर एट इक्वेटर, मोर एट इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर एज कंपेयर टू पोल्स, एज कंपेयर टू पोल्स। या आप ये भी कह सकते हो जो थिकनेस होती है ट्रोपोस्फेयर की वो ग्रेटेस्ट होती है इक्वेटर पे, सबसे ज्यादा थिकनेस जो है आपको ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर पे ही देखने को मिलेगी। ठीक है, एज कंपेयर टू पोल्स। रीजन भी लिख लो इसका, बिकॉज एट इक्वेटर, एट इक्वेटर heat is transported, heat is transported to greater heights, greater heights, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी थिकनेस होगी ट्रोपोस्फेयर की वो इक्वेटर पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। ऑलराइट, ठीक है, फिर देखो जो आपका टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फेयर का, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, वो आपको वो आपको कहाँ हाई मिलेगा बता सकते हो, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। जो आपको ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर है ना, ठीक है, वो हायर एट, हायर एट कहाँ पर, पोल्स पे। ठीक है, इसलिए स्टार मार्क करना, ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है पोल्स पे, ठीक है, एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे कम होगा, पोल्स पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का भी रीजन जानो। ऐसा इसलिए है, देखो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर पे आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो लगभग आपकी 18 किलोमीटर तक जाएगी। ठीक है, अब ज्यादा ऊंचे तक आपकी एयर या फिर हीट पहुंच रही है। ठीक है, एयर या फिर आपकी हीट पहुंच रही है। ठीक है, फिर मैंने एक चीज बताई थी कि हाइट के साथ साथ, ठीक है, हाइट के साथ साथ क्या होगा, आपका जो डेंसिटी होती है, ठीक है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो आपके एयर के पार्टिकल्स होंगे ना वो एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। ठीक है, दूर दूर जाने की वजह से क्या होगा, वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करने की वजह से वो कंडेंस हो जाएंगे। जब जब किसी चीज की एनर्जी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो ठंडी पड़ जाएगी ना, और वो चीज जब ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है, वो कंडेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आपको जो इक्वेटर पे टेम्परेचर मिलेगा ना ट्रोपोस्फेयर का, ठीक है, वो आपको कम मिलेगा एज कंपेयर टू पोल। ठीक है, क्योंकि पोल पर उतनी हाइट तक आपके पार्टिकल्स पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उतनी हाइट तक आपके एयर के पार्टिकल्स पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर हम बात करें डेंसिटी की, ठीक है, तो मैंने बताया ऊपर जाने पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर 9 किलोमीटर का अंतर है पोल्स के कंपैरिजन में। 9 से 10 किलोमीटर का अंतर आपको मिलेगा इक्वेटर पे। ठीक है, तो यानी पार्टिकल्स यहाँ पर ज्यादा कंडेंस होंगे, यहाँ पर ज्यादा कूल डाउन होंगे, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर पे कम होगा, और पोल्स पे उतना जो है डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर नहीं जाएंगे, कम एनर्जी लूज करेंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पोल्स पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर रीजन भी लिख लो इसका। ठीक है, हायर एट पोल्स एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू लेस हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एट पोल्स, एयर पार्टिकल्स कंडेंस लेस। ठीक है, कंडेंस लेस एज कंपेयर टू इक्वेटर। ठीक है, सो आपका जो टेम्परेचर है
वो पोल्स पे हाई रहेगा एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ये बात भी सामा करके लिखना। अगर देखो रीजन याद रह रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपका अगर एजर्शन रीजन में फंसाएगा तो आप कर पाओगे, बट अगर आपको नहीं भी याद रह रहा है तो आपको जो एमसीक्यू आएगा, ठीक है, कि टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर का कहाँ हाई होता है, तो टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर का पोल्स पे हाई होता है, ये बात तो याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, जो जब आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाओगे ना, ठीक है, ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कैसे ड्रॉप होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर 165 मीटर ऑफ हाइट गेन। ठीक है, आप ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, तो हर 165 डिग्री पे, जैसे जैसे आप आप 165 डिग्री, आप 165 मीटर ऊपर गए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगला 165 डिग्री गए आप, ठीक है, तो आपका 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरीके से आपका हर 165 मीटर गेन करने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, पूछ सकता है वो। फिर एक पॉइंट देखो, आपका जो जितने भी क्लाइमेट एंड वेदर फिनोमेना होते हैं ना, क्लाइमेट और वेदर फिनोमेना, ठीक है, फिनोमेना, वो आपके सब कहाँ होते हैं, वो आपके सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है, वो सारे आपके ट्रोपोस्फेयर में होंगे। ठीक है, आपका जो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, उसमें आपको ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे, हमने देखा अभी। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे और आपका वाटर वेपर भी मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको चीज़ें पहले ही बता दी, एक बार लिखवा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वाटर वेपर्स भी मिलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें देखना, जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सामा करना, ठीक है, ये भी सामा करना, क्लाइमेट और फिनोमेना वाली। ठीक है, आपका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, अगर इस तरीके से सवाल आए, विच ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, देन द आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सो ट्रोपोस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए सबसे जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, ठीक है, जो आपको ट्रोपोपॉज दिख रही है, ठीक है, ये आपकी ट्रोपोपॉज है, में, ठीक है, ट्रोपोपॉज है। यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, इसके बाद से आपकी स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाएगी, यानी आपकी ट्रोपोपॉज तक, यहाँ तक आपका क्या है, आपकी ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, पर ये ट्रोपोपॉज नाम इसका क्यों है, क्योंकि जो ट्रोपोपॉज है ना, आपकी ट्रोपोपॉज, आप देख रहे हो, ये देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इस तरीके से ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट जो ट्रोपोपॉज है, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रोपोपॉज पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मिलेगा। तो ये बात भी याद रखना, ट्रोपोपॉज पे आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, और ट्रोपोपॉज आपका बेसिकली पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोपॉज के बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो जाती है। इसी तरीके से स्ट्रेटोपॉज है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, देखो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब ऊपर जा रहे हो, बट जो टेम्परेचर की जो ये लाइन है, ठीक है, वो आपके यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, यानी आपका यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी आपका मीजोपॉज पे भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, मीजोपॉज, यहाँ पर हर जगह आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद देखो फिर से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, फिर आपका स्ट्रेटोपॉज आएगा, स्ट्रेटोपॉज में कांस्टेंट हो जाएगा, फिर मीजोस्फेयर में फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम देखते हैं। ऑलराइट, देखो ये बात हम सब जानते हैं, आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ठीक है, उसके लोअर रीजन में कौन सी लेयर मिलती है, उसके लोअर रीजन में आपको मिलेगी ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, ओजोन लेयर मिलती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम, किससे किससे बचाती है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी सन से आ रही हैं, जो कि हार्मफुल रेज होती हैं, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो ओजोन होती है बेसिकली उसकी यूनिट क्या होती है, O3। ठीक है, आपका O2 ऑक्सीजन होती है, O3 होती है आपकी ओजोन। ठीक है, और ओजोन को मेजर किस में करते हैं, ठीक है, किस यूनिट क्या है ओजोन को मेजर करने की, ये आपकी डॉबसन। तो ये बात भी याद रखना, स्टार्ट करना कि ओजोन इज मेजर्ड बाय डॉबसन यूनिट, उसकी यूनिट क्या है, डॉबसन, ओजोन की यूनिट है
डॉबसन, DOBSON, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की बात और आपके ओजोन लेयर की बात, ठीक है। इसके बाद जो आपकी मीजोस्फेयर है, ठीक है, मीजोस्फेयर के बारे में इतना याद रखो कि ये कोल्डेस्ट लेयर है। आप देखो सबसे कम टेम्परेचर जो है लगभग -100 के आसपास आपको टेम्परेचर मिलेगा आपको मीजोस्फेयर में, तो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, कोल्डेस्ट डेजर्ट बोल रहा हूँ, कोल्डेस्ट लेयर है आपकी, ठीक है। मीजोस्फेयर इज कोल्डेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर दोबारा से मीजोपॉज आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और फिर थर्मोस्फेयर में फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। जो आपका थर्मोस्फेयर है, ठीक है, थर्मोस्फेयर में एक लेयर मिलेगी आपको, ठीक है, जिसका नाम है आपकी आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में एक लेयर आती है आइनोस्फेयर, ठीक है, आइनोस्फेयर। यहां पर आपको क्या मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे आपको चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो चार्ज रहते हैं, उनमें चार्ज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मिटाता हूँ मैं, उसमें आपको चार्ज प्रेजेंट मिलेगा। और आइनोस्फेयर से ही, ठीक है, आइनोस्फेयर से ही जो आपकी रेडियो वेव्स होती है ना, ठीक है, आइनोस्फेयर से ही आपकी रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। या आप जब हम बेसिकली अपने वेव्स का ट्रांसमिशन करते हैं तो आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ से हम ट्रांसमीटर से इस तरीके से रेडियो वेव्स भेजते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो आइनोस्फेयर है उससे टकरा के ये वेव्स वापस आती हैं और यहाँ पर हमारा रिसीवर रिसीव करता है, ठीक है। हमारा रिसीवर जो है वो उसको रिसीव करता है, ये बात मैंने उसमें बता रखी है, मैंने पढ़ाया है, आपको फिजिक्स में लेक्चर पढ़ाया है ट्रांसमिशन वाला, वेव्स वाला, ठीक है, उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो रेडियो वेव इस तरीके से जाती है, आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती है और वापस रिसीवर पे आ जाती है, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक, ठीक है, या रिफ्लेक्ट्स द रेडियो वेव्स, देन द आंसर इज आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज प्रेजेंट इन थर्मोस्फेयर, ठीक है, ऑलराइट, एंड इट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये थी आपकी बेसिकली एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इसमें लास्ट एक पॉइंट आता है, वो देख लो, आपके एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। आपके वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आ जाता है आपका टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी आपकी रेन, ठीक है, रेन। ये सब मिलके आपके, ये आपके एलिमेंट्स हैं वेदर एंड क्लाइमेट के, ठीक है, ऑलराइट। इसी से मिलके इन्हीं के बीच में आपके वेदर और क्लाइमेट के फिनोमेना होते रहते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इससे, बिल्कुल बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। ओजोन याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर में जो चीज़ें हो रही हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अपने गैसेस की परसेंटेज अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, और जो मैंने बाकी जो पॉइंट बताए हैं उनको भी दिमाग में रखिएगा, ऑलराइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।